नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ओवर चार्जिंग एट हाई रेट इन लीड एसिड सेल रिजल्ट इन। देखो, जब हम एक लीड एसिड बैटरी को हाई रेट में ओवर चार्जिंग करेंगे तो ये चार में से कौन सा ऑप्शन इस बैटरी के लिए करेक्ट होगा। ये जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है, जब हम इसको हाई रेट में ओवर चार्जिंग करेंगे तब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर इस बैटरी में सेडिमेंटेशन होगा, या फिर ये जो बैटरी का चार्ज जितना था वो कम हो जाएगा, या फिर इडलनेस होगा। तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी एक लीड एसिड बैटरी को हाई रेट में ओवर चार्जिंग करते हैं तब उस बैटरी में सेडिमेंटेशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, ये सेडिमेंटेशन क्या होता है। देखो, जो बैटरी होता है, लीड एसिड बैटरी होता है, उसमें नॉर्मली 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है। एक होता है बॉकलिंग, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, तीसरा होता है सल्फेशन। तो देखो, ये सेडिमेंटेशन क्या होता है। देखो, मान लो ये हमारा एक लीड एसिड बैटरी है। जो लीड एसिड बैटरी होता है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है। फिगर में ठीक से देखो, ये जो पॉजिटिव मार्क है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो नेगेटिव मार्क है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो लीड एसिड बैटरी होता है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है PbO2, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है Pb। ये आपको याद रखना होगा, बहुत सारा एग्जाम में आता है। जो लीड एसिड बैटरी होता है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है PbO2, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है Pb। देखो, इस बैटरी को जब हम हाई रेट में ओवर चार्जिंग करेंगे तब क्या होता है ना, जो PbO2 इलेक्ट्रोड होता है यहाँ से बहुत सारा PbO2 आयन निकल कर नीचे आता है, और जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है Pb इलेक्ट्रोड है, यहाँ से बहुत सारा Pb आयन निकल कर भी नीचे आता है। जिससे क्या होता है ना, ये जो बैटरी है, बैटरी के नीचे बेस में, ये जो नीचे बैटरी का बेस है, यहाँ बहुत सारा आयन जो स्टोर होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब ये सेडिमेंटेशन होता है, नीचे बहुत सारा आयन स्टोर होता है, जिससे क्या होता है ना, जो बैटरी होता है इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ना, सेडिमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, और 2 डिफेक्ट है। एक बकलिंग। बकलिंग में क्या होता है ना, जो बैटरी का जो प्लेट होता है वो बैंड हो जाता है, और दूसरा होता है सल्फेशन। जो सल्फेशन होता है, ये वाला फिगर देखो, इसमें देखो ये जो सल्फर जमा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, सल्फेशन डिफेक्ट कहते हैं। तो ये नॉर्मली ये 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमारा बैटरी में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेडिमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द P टाइप एंड N टाइप मटेरियल इज नॉन एज डैश। देखो, एक होता है P टाइप, दूसरा होता है N टाइप। ये जो दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इनको हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहेंगे, या फिर इंट्रिंसिक मटेरियल कहेंगे, या फिर इंसुलेटिंग कहेंगे, या फिर कंडक्टिंग मटेरियल कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, P टाइप और N टाइप जो होता है इसको हम क्या कहेंगे ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो, हमारा जो नॉर्मली मेटल होता है, मटेरियल होता है, वो 3 टाइप होता है। एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, और एक इंसुलेटर होता है। तो इस क्वेश्चन में जो है ये P टाइप और N टाइप ये दोनों हमारा सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो देखो, ये सेमीकंडक्टर है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें डोपिंग किया जाता है। मान लो हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि जो जर्मानियम है और सिलिकॉन, ये दोनों हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जब ये दोनों में से किसी एक के साथ हम देखो आर्सेनिक को अगर डोपिंग करेंगे तो हमें N टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, जिसको हम ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है। और अगर इसी सिलिकॉन या जर्मानियम के साथ हम एक गैलियम को डोपिंग करेंगे तो हमें P टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो इससे क्या मालूम होता है ना, जो N टाइप और P टाइप होता है ये दोनों हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये प्योर नहीं होता है। जो प्योर होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ अगर हम आर्सेनिक एंटीमोनी को डोपिंग करेंगे तो हमें N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। और अगर इसी जर्मानियम या सिलिकॉन में से किसी एक सेमीकंडक्टर के साथ P टाइप मीन्स गैलियम को डोपिंग करेंगे तो हमें P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ये P टाइप और N टाइप जो होते हैं ये होते हैं एक्सट्रिंसिक। तो ये वाला ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिक्स्ड लॉसेस आर मोर एज कंपेयर टू आउटपुट देन
थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। देखो जब क्या होता है हमारा लॉसेस इंडक्शन मोटर में टू टाइप होता है, एक फिक्स्ड लॉस होता है और एक वेरिएबल लॉस होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, जब फिक्स्ड लॉस होता है, ये जो फिक्स्ड लॉस होता है ये ज़्यादा होता है किससे ना, आउटपुट से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना एफिशिएंसी था उतना ही रहेगा, या फिर एफिशिएंसी कम मिनिमम होता है, या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, या फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एफिशिएंसी क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जब फिक्स्ड लॉस ज़्यादा होता है आउटपुट से, मीन्स आउटपुट कम रहेगा, लॉसेस ज़्यादा होता है, फिक्स्ड लॉस ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी होता है वो कम ही होता है। तो ये वाला देखो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये होगा उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा हो रहा है आउटपुट से। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, मिनिमम एफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जो यूपीएस होता है ये चार में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, फ्लाई व्हील, या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, या फिर इन्वर्टर, या फिर बैटरी। इनमें से किसको हम यूपीएस में, यूपीएस की पार्ट नहीं है, ये चार में से कौन सा यूपीएस की पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लाई व्हील होता है इसका काम, ये हमारा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या फिर यूपीएस में, यूपीएस की पार्ट नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये जो यूपीएस होता है ये काम कैसे करता है, देखो जब हम यूपीएस, देखो ये वाला यूपीएस का फिगर है, इसमें ये होता है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर, और ये इन्वर्टर है, और ये बैटरी है। तो देखो कैसे काम करता है, देखो इधर से हम सप्लाई देते हैं, जब सप्लाई देते हैं तो एसी पावर सप्लाई देते हैं, एसी टू डीसी जो कन्वर्टर होता है वो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और जो डीसी कन्वर्ट होने के बाद हम सब जानते हैं जो बैटरी होता है वो डीसी में ही स्टोर होता है। तो डीसी पावर जाकर बैटरी में चार्ज स्टोर होता है। उसके बाद देखो और एक लाइन इधर से आया है, इधर से डायरेक्ट ऑटो बाईपास के थ्रू आउटपुट को गया है। जब घर में इलेक्ट्रिक पावर रहता है तो करंट इधर से फ्लो होता है, इधर जाकर आउटपुट होकर घर में जो जितना सारा अप्लायंस रहता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, लाइट, सब काम करता है। और जब पावर नहीं रहता है तब क्या होता है ना, जब पावर रहने के टाइम क्या होता है, जब पावर था तब इधर से ही पावर करंट फ्लो हो रहा था और इधर से भी हो रहा था। जब इधर हो रहा था उसमें क्या होता है ना, एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद बैटरी में चार्ज होता है और चार्ज होकर स्टोर रहता है। जब पावर कट होता है, ये जो बैटरी में जो चार्ज स्टोर था वो डीसी में फिर एसी में कन्वर्ट होगा। जो इन्वर्टर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्वर्टर होता है बैटरी में जो चार्ज स्टोर चार्ज डीसी के रूप में था वो एसी में कन्वर्ट होगा, फिर घर में यूज के लिए चला जाएगा। तो ये होता है हमारा यूपीएस का फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, जब फ्लाई व्हील होता है उसको हम यूपीएस में यूज नहीं करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट टू द इन्वर्टर इज। देखो जो यूपीएस में जो हम इन्वर्टर यूज करते हैं उसका इनपुट में हम एसी देते हैं या फिर डीसी देते हैं, एसी देते हैं या फिर पल्सेटिंग पावर देते हैं, या फिर डीसी देते हैं, या फिर ट्रायंगुलर पावर देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा यूपीएस का जो इन्वर्टर होता है उसमें देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें इनपुट क्या होता है, बैटरी, ये बैटरी है, ठीक से देखो ये बैटरी है, बैटरी में डीसी रहता है, ये डीसी निकल कर जाता है इन्वर्टर को, इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट निकलता है। तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका इनपुट क्या हुआ, जो इन्वर्टर होता है इसका इनपुट क्या हुआ, डीसी हुआ। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, डीसी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वायर इज ऑलवेज प्लेस्ड डैश ऑफ द सपोर्टिंग टावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो ग्राउंड वायर होता है वो सबसे ऊपर में होता है, या फिर इंसुलेटर की पैरेलल में होता है, या फिर मिडिल में होता है, या फिर पावर कंडक्टर के पास रहता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन का जो ग्राउंड वायर होता है वो एट द टॉप, सबसे ऊपर में रहता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला फिगर देखो ठीक से, ये जो फिगर है इसमें देखो ये सबसे ऊपर में जो वायर है यही होता है हमारा ग्राउंड वायर। नीचे देखो ये जो वायर है ये सब लाइन वायर, इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, लेकिन जो ग्राउंड वायर होता है सबसे ऊपर में होता है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है। इसको सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। अगर लाइटनिंग होता है तो उससे इस ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन करने के लिए इस ग्राउंड वायर का यूज किया जाता है। बाकी उसके नीचे जो वायर रहता है ये सब हमारा लाइन वायर, इसके थ्रू पावर फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये होता है ग्राउंड वायर, ये सबसे ऊपर में रहता है। तो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकोज रिले
इज प्रोटेक्टिव रिले यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। देखो जो बोकोज रिले होता है इस ये एक प्रोटेक्टिव रिले है, इसको हम ये चार में से किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए बोकोज रिले का यूज किया जाता है, या फिर अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर सिंक्रोनस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका आंसर होगा जो बोकोज रिले होता है इसको हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कहाँ पर यूज होता है, देखो ये जो बोकोज रिले होता है ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक है, और ये होता है वो सबसे ऊपर उसका कंजर्वेटर। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये होता है हमारा बोकोज रिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है बोकोज रिले। इसका काम क्या होता है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यह होगा उसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ हाउस कीपिंग। ये चार ऑप्शन है, क्लीनिंग है, वर्किंग है, वॉशिंग है और अरेंजिंग पावर सप्लाई। इनमें से किसी कौन एक हाउस कीपिंग का पार्ट नहीं है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्लीनिंग तो एक हाउस कीपिंग होता है, साफ करना, वर्किंग काम करना भी हाउस कीपिंग में आता है, वॉशिंग साफ ये भी हमारा हाउस कीपिंग में आता है, लेकिन जो अरेंजिंग ऑफ पावर सप्लाई ये हमारा हाउस कीपिंग में नहीं आता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये होगा उसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर दी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच इज करेक्ट। देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के मुताबिक ये चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन प्लस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि देखो जितना करंट फ्लो होगा उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डिपोजिशन होता है। देखो ये बैटरी है, इस सर्किट के थ्रू जितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट के थ्रू उतना ही क्या होगा ना, ये जो यहाँ से कुछ उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल निकल कर इसके ऊपर डिपोजिशन होता है। ये होता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन, जितना केमिकल डिपोजिशन इसके ऊपर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके थ्रू उतना ही करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क डेवलप्ड बाय डीसी मोटर। एक डीसी मोटर में टॉर्क जो डेवलप होता है वो चार ऑप्शन में से किसके साथ मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल एंड आर्मेचर करंट। तो ये जो चार वाला ऑप्शन है फ्लक्स पर पोल एंड आर्मेचर करंट, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।